Hello students, next is the numericals based on properties of nucleus, mass defect, binding energy and packing fraction. First numerical is the masses of hydrogen atom, neutron and uranium are given by 1.0078, 1.0087 and 238.0508 in atomic mass unit respectively. Then the binding energy of uranium 238 is therefore approximately will be equal to how much in mega electron volt. यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ यूरेनियम गिवन है इन एटॉमिक मास यूनिट और बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूएट करनी है किसके लिए, यूरेनियम 238 के लिए. तो बाइंडिंग एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट की थी, मास डिफेक्ट से. सो क्या गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज़ इक्वल टू 0.078 इन एटॉमिक मास यूनिट, mass of neutron 1.0087 in atomic mass unit, and mass of uranium nucleus is given 238.0508 in atomic mass unit. और हमने क्या इवेलुएट करना है, बाइंडिंग एनर्जी इवेलुएट करनी है. तो बाइंडिंग एनर्जी हमने कहाँ से निकाली थी, मास डिफेक्ट से. तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल थी, बाइंडिंग एनर्जी वॉज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर. और मास डिफेक्ट किसके इक्वल था, मास डिफेक्ट वाज जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस वॉज मास डिफेक्ट. मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफरेंस किससे लें, अगर मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो ये किसके इक्वल था, मास डिफेक्ट के इक्वल था. तो मास डिफेक्ट कैसे इवेलुएट करेंगे, मास डिफेक्ट z क्या है यहाँ, z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस और ये किसके इक्वल है, 92 के. सो 92 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, यहाँ देखें क्या गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है. बट मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर भी कर सकते हैं. तो यहाँ से मास ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से मास डिफेक्ट जब निकालेंगे तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.0078 एंड माइनस a minus z. A minus z is the number of neutrons present inside nucleus. Number of neutron will be equal to 146 into में mass of neutron is 1.0087 एंड माइनस मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस क्या है, 238.0508 किस में आ गया, इन एटॉमिक मास यूनिट में. और हमने क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है. तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, वन एटॉमिक मास यूनिट किसकी इक्वल है, 931.64 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था. और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे कई बार अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कंसीडर कर लिया जाता है. तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इज मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर. और अगर हम ये क्या निकाला है, मास डिफेक्ट 92 इंटू में 1.0078 माइनस 146 इंटू 1.0087 माइनस 238.0508 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 931.64, तो ये क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी. और इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन बाइंडिंग एनर्जी. यहाँ से देखें, वन एटॉमिक मास यूनिट मीन्स अगर वन न्यूक्लियन, वन एटॉमिक मास यूनिट को मीन्स वन न्यूक्लियन को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, 931.4 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूएट करने के लिए हमने क्या किया कि इसे डायरेक्ट 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी के. So this is the answer for first numerical. Now next is
Calculate the binding energy of chlorine if mass of nuclei is given 34.9800 in atomic mass unit and also calculate binding energy per nucleon. तो क्लोरीन न्यूक्लियस के लिए हमने क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी. तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया, किससे निकालेंगे, मास डिफेक्ट से निकालेंगे और उसे c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी. और नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इवेल्युएट करना है. सो सेकेंड इज बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए निकालनी है, क्लोरीन न्यूक्लियस के लिए. तो क्लोरीन न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस is given which is 34.9800 atomic mass unit. तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी. और मास डिफेक्ट किसके इक्वल होगा, z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. तो यू क्लोरीन 35 एंड 17 गिवन है. तो यहाँ से मास डिफेक्ट किया जाएगा, z मीन्स 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस. सो यहाँ से मास डिफेक्ट 1.00, हाइड्रोजन एटम का जो प्रोटॉन का जो मास है वो क्या है 1.0078 प्लस 18 इंटू 1.0087 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है 800. अगर इसे मल्टीप्लाई करें 931 से तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल आ जाएगा. आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 287.7 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी. और नेक्स्ट हमने क्या इवेल्युएट करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो कितने पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करेंगे तो न्यूक्लियंस कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में 35. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके इक्वल आ जाएगा 27.7 ओवर में 35. तो ये किसके इक्वल आ गया 8.22 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज़ द आंसर फॉर सेकेंड न्यूमेरिकल. आप यहाँ ध्यान दें, शायद यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ क्या आएगा, लिखा गया नेगेटिव, यहाँ प्लस आएगा. यहाँ से ये निकाला है ना मास ऑफ न्यूट्रॉन. Next numerical is the find the energy release if two nuclei H2 nuclei can fuse together to form helium nucleus. The binding energy per nucleon of H2 and helium is 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively. आपको क्या दिया हुआ है, आपको ड्यूट्रॉन 2H और हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है और आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी जब इन दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके हीलियम न्यूक्लियस बनाया जाए. तो थर्ड क्या है, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप 2H1 के दो न्यूक्लियाई को अगर फ्यूज़ करें तो इससे क्या बन रहा है, हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है. तो आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी जब ये न्यूक्लियस फॉर्म होगा. अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था कि मास डिफेक्ट क्या था कि अगर इंडिविजुअल न्यूक्लियंस हैं, अगर उन न्यूक्लियन से कोई न्यूक्लियस बनाया जाए तो क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज़ हो रही थी. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं और इससे हम क्या बनाएं, एक न्यूक्लियस बनाएं. ये न्यूक्लियस क्या है, दिस इज़ द सम ऑफ 2H2. अगर ये न्यूक्लियस बनाएं तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, आपको ये इवेलुएट करना है. तो किसके इक्वल आएगी, आपको गिवन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है. किस केस के लिए, H12 के लिए, विच इज़ इक्वल टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू में A, और यहाँ A क्या है, मास नंबर इज़ 2. सो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस अप्लाइज दैट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है.
किसके लिए, 2H1 के लिए। और अगर 2 न्यूक्लियाई इसके कंसीडर किए जाएं तो क्या बन रहा है, हीलियम का न्यूक्लियस और हीलियम के न्यूक्लियस की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, गिवन है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम क्या है, हीलियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, 4, और ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी गिवन है इसकी, 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्या इवेलुएट करनी है, एनर्जी इवेलुएट करनी है। तो आप देखें यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 न्यूक्लियाई किसके लिए हुए हैं, हाइड्रोजन के, और ये क्या बना रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियस, और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ से बाइंडिंग मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एनर्जी है वो राइट हैंड साइड की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो इधर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 22.2 प्लस में 2.2 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या बना रहा है, हीलियम का न्यूक्लियस बना रहा है, ये किसके इक्वल है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.4 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 28 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस एनर्जी, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो आप यहाँ से इवेलुएट करेंगे तो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, 28 माइनस 4.4 इज इक्वल टू 23.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर इन न्यूक्लियाई को फ्यूज़ किया जाए और हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हो तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो दिस इज फॉर न्यूमेरिकल थर्ड। Next numerical is for nucleides from calcium and strontium. Z upon A varies between 0.50 and 0.42. If we take average value to be 0.46 for Z upon A and -6 into 10⁻⁴ is packing fraction, then calculate the average binding energy per nucleon. तो हमें क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पैकिंग फ्रैक्शंस की डिटेल दी हुई है और हमने क्या निकालना है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फोर्थ न्यूमेरिकल। और हमने ये देखा था किसके बीच में रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया था। तो बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन था, 1/A, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन -1 माइनस Z अपॉन में A, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एंड माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। ये किस में था, इन एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपको क्या इवेलुएट करना है, आपको इवेलुएट करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या करना है, इवेलुएट करना है, किसके केस में, जब पैकिंग फ्रैक्शन गिवन हो। तो यहाँ से देखें मास ऑफ न्यूट्रॉन किसकी इक्वल है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0087 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.0078। और हमें क्या दिया हुआ है, Z अपॉन A की एवरेज वैल्यू दी हुई है 0.46 एंड F इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन एंड विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁴ गिवन है। तो आपने क्या निकालनी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप यहाँ ये टर्म सब्स्टिट्यूट करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/A मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 माइनस 1 माइनस 0.46 इंटू 1.0087 माइनस 1.0078 एंड पैकिंग फ्रैक्शन इज माइनस गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 10⁻⁴ इन एटॉमिक मास यूनिट। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करें तो ये कैलकुलेशन से हमें क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इन एटॉमिक मास यूनिट। तो आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में इक्वलेट करना है। तो ये किसके इक्वल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करने के लिए
अपॉन में ए, जब आप इसे एटॉमिक मास यूनिट आप इसे इवेलुएट करें, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.0087 माइनस दिस टर्म विल बी इक्वल टू 3.8 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻⁴। एटॉमिक मास यूनिट में है तो अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में ए मीन्स न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी इक्वल टू 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। दिस इज द answer for fourth numerical. Now next is, what is the energy required to remove the last tightly bound neutron from calcium 40? आपको ये बताना है कि कैल्शियम का क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियाई दिया हुआ है, और इसमें से अगर लास्ट टाइटली बाउंड न्यूट्रॉन निकाला जाए तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। कैल्शियम 40 इज़ गिवन, तो हमें क्या करना है, इसमें से लास्ट टाइटली बाउंड न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम 39 प्लस में एक न्यूट्रॉन। यहाँ से मास, यहाँ से क्या करें कि अगर हम यहाँ पर किसके लिए कैल्शियम 40 का मास पुट करें और इसे कितनी एनर्जी ई प्रोवाइड की जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कैल्शियम 39 प्लस न्यूट्रॉन। तो आप मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लो लगाया जाए, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर कैल्शियम 40 प्लस में अगर एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो ये किसके इक्वल होगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर 30 कैल्शियम 39 प्लस में न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। तो आप ये पुट करें यहाँ, बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, कैल्शियम 40 के लिए, कैल्शियम 40 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 39.962589 प्लस में एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर कैल्शियम, सॉरी ये क्या गिवन है, दिस इज़ द मास ऑफ कैल्शियम 40। अगर इसे 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी के। सिमिलरली मास ऑफ कैल्शियम 39 किसके इक्वल है 38.9706691 प्लस में एक न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल है 0087। तो अगर इसे 931 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो अब ये क्या इक्वेशन है कि राइट हैंड साइड पे जो एनर्जी है वो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। तो इट मीन्स हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसके लिए, अगर कैल्शियम के न्यूक्लियस में से एक लास्ट न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है। क्लियर। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस। यहाँ हमने कैसे निकाला है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया है, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मास किस में दिया हुआ, अगर एटॉमिक मास यूनिट में, तो अगर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो हमने क्या किया है, कैल्शियम के न्यूक्लियस का जो मास है उसे 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। सिमिलरली अगर इस तरफ के मासेस को 931 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। सो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी कि जो हमें देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि लास्ट बाउंड न्यूट्रॉन को उसमें से बाहर निकाला जा सके, एंड विच इज़ इक्वल्स टू 15.6 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़
आंसर फॉर फिफ्थ न्यूमेरिकल. Now next is what will be the order of magnitude of the binding energy per nucleon in nucleus. कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन प्रेजेंट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर कितना होगा. सो इसे सोल्व करने के लिए आप देखें कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो यहाँ से अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू एच ओवर में डेल्टा एक्स. मीन्स कि अनसर्टेनिटी यहाँ से ये क्या बताता है कि अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कम है तो पोजीशन में ज़्यादा होगी, और पोजीशन में कम है तो मोमेंटम में ज़्यादा होगी. तो आप यहाँ से देखें हमने किसके लिए निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऑर्डर निकालना है. किस में, न्यूक्लियस में. तो आप यहाँ से देखें कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, न्यूक्लियन किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियन क्या होंगे, इस बाउंड्री से इनसाइड ही प्रेजेंट होंगे. और न्यूक्लियस का रेडियस हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से. तो न्यूक्लियंस किस में प्रेजेंट होंगे, इस रेडिया इस न्यूक्लियस के इनसाइड ही प्रेजेंट होंगे. तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर हम ये साइज़ निकालें ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के इक्वल आ जाएगा. तो न्यूक्लियंस की पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू 2r. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में 2r इज़ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. और हमने क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऑर्डर निकालना है. तो आप यहाँ से देखें कि अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस है तो इसके लिए उसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियंस हैं, इन न्यूक्लियंस की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि ये न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा. तो अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 2p² ओवर 2m. हमने नॉन रिलेटिविस्टिक केस कंसिडर किया यहाँ. तो यहाँ से देखें तो ये p² ओवर 2m ये किसके इक्वल आ जाएगा, p क्या है यहाँ, मोमेंटम का स्क्वायर ओवर में 2m. न्यूक्लियंस मीन्स मास ऑफ सपोज प्रोटॉन ले लें. तो यहाँ आप मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी. क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देखें आपने यहाँ सर्टेन पोजीशन पुट किया है, मींस पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, सबसे ज़्यादा होगी. तो यहाँ से हमने क्या निकाला है कि गिवन मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकाली है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियस. तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी h² ओवर में 4 इंटू में r² इंटू 2 मास ऑफ प्रोटोन. तो ये किसके इक्वल होगा, h² ओवर में 8 मास ऑफ प्रोटोन इंटू में r². अब यहाँ r क्या है, r इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. तो आप यहाँ पुट करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन फर्मी और ये सभी टर्म्स पुट करेंगे. h की वैल्यू क्या, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 6.626 इंटू 10⁻³ 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड. स्क्वायर ओवर में 8 इंटू में क्या है, मास ऑफ प्रोटोन, दिस इज़ 1.627 इंटू 10⁻27 इंटू में रेडियाई लेट सपोज करें फर्मी के इक्वल है. तो यहाँ 1.2 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर. तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या किसके इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आएगी. और यही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी लिख सकते हैं. मींस इतनी मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, कितनी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस. Next is determine the radii of oxygen and lead nucleus given that R naught is equal to 1.4 Fermi. आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, किसके लिए, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन 16 के लिए एंड रेडियस फॉर लेड 206 के लिए। और हमने ये देखा था कि रेडियस किसके इक्वल होता है, आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और आपको क्या गिवन है, आर नोट गिवन है, आर नोट इज इक्वल्स टू 1.4 फर्मी। यहाँ आर नोट क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनल टू A/3 मीन्स न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाया था तो यहाँ आर नोट आ गया था। दिस आर नोट इज न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, और इसकी वैल्यू न्यूक्लियाइज के लिए कांस्टेंट रहती है फॉर मास नंबर ग्रेटर देन 20 कि अगर हम मास नंबर ग्रेटर देन 20 के लिए देखें तो आर नोट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। और आर नोट की वैल्यू हम डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इवेलुएट करते हैं, लाइक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इससे भी डिपेंड करता है कि आपने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आर नोट की वैल्यू इवेलुएट की है। तो आर नोट क्या है, आर नोट इज़ न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, और ये कितना गिवन है, 1.4 फर्मी के इक्वल है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन 16 किसके इक्वल आएगा, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, ए इसके केस में 16, ऑक्सीजन के केस में दिस इज़ 1.1/3। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 3.33 इंटू 10⁻⁻15 या फिर 3.33 फर्मी के। नेक्स्ट आपको इवेलुएट करना है रेडियस फॉर लेड, दिस विल बी सेम 4 फर्मी 206 पावर दिस। तो जब आप इसे इवेलुएट करेंगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.29 फर्मी के इक्वल आ जाएगा। सो दीज आर द रेडियस फॉर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई एंड लेड न्यूक्लियाई। Next numerical is, if the number of nucleons in an oxygen nucleus is 16 and the number of nucleon in copper nucleus is 64, then how much larger is copper nucleus than oxygen nucleus? तो आपको क्या दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑक्सीजन में 16 है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कॉपर में क्या है, 64 है, तो आपको क्या बताना है कि कॉपर न्यूक्लियस कितना बिग लार्जर होगा किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हमने देखा कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, A/3 के। सो R इज इक्वल्स टू R नॉट A रेस टू पावर 1/3। तो आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस फॉर ऑक्सीजन 16 क्या आ जाएगा, R नॉट 16 रेस टू पावर 1/3, और रेडियस फॉर कॉपर क्या आ जाएगा, कॉपर 64 इज इक्वल्स टू R नॉट 64 रेस टू पावर 1/3। तो आपने क्या बताना है कि कॉपर न्यूक्लियस कितना लार्जर होगा इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। सो यहाँ से रेडियस ऑफ कॉपर 64 अपॉन रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 16 विल बी इक्वल टू R नॉट 64 1/3 ओवर में R नॉट 16 raised to power 1/3. So this will cancel out and 64 upon में 16 1/3 and this will be 4 raised to power 1/3 and this will be approximately equal to 1.59. So radius of copper 64 is 1.59 times of radius of oxygen. So this is the answer for 8th numerical. Next is the find the nucleus whose radii is 1/3 of the radius of OS 189 osmium OS.
तो आपको क्या बताना है कि अगर उस न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करना है जिसका रेडियस 1/3 है ओस्मियम 189 के। सो आर किसके प्रोपोर्शनल है, ए 1/3 और आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 के इक्वल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो न्यूक्लियस कि जिसका रेडियस 1/3 हो किसके, रेडियस ऑफ ओस्मियम के। सपोज आर एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ कि कोई एक्स एलिमेंट है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ ओस्मियम। तो आप यहाँ से पुट करें कि ये आर एक्स किसके इक्वल होगा, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 के, और आर ओस्मियम आर नॉट 189 पावर 1/3। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आर एक्स क्या है, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 एंड आर 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ ओस्मियम आर नॉट 189 रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से आर नोट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स अननोन एलिमेंट का को आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स रेज टू पावर 1/3 189 1/3। तो अगर दोनों तरफ हम क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 27 ए एक्स इज इक्वल्स टू 189 के। तो यहाँ से ए एक्स किसके इक्वल होगा, 39/27, दिस इज इक्वल्स टू 7। सो दिस इज इम्प्लाई ये अननोन जो एलिमेंट इवेलुएट करना था इसका मास नंबर किसके इक्वल है, 7 के। और 7 मास नंबर किसका होता है, लिथियम का। सो ये जो अननोन एलिमेंट था जो इवेलुएट करना था, ये एलिमेंट कौन सा है, दिस एलिमेंट इज लिथियम जिसका रेडियस 1/3 है किसके, रेडियस ऑफ ओस्मियम के। सो दिस वाज द 9th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज 10th। अ प्रोटॉन इज accelerated to high energy E and shot at a nucleus of oxygen in order to penetrate the Coulomb barrier and reach the surface of oxygen nucleus. What should be the least energy of proton is required? क्या कह रहा है कि हाई एनर्जी प्रोटॉन किसके ऊपर फॉल कराया गया है, हाई एनर्जी प्रोटॉन किस पे, ऑक्सीजन न्यूक्लियस पे फॉल कराया गया है। तो अगर ऑक्सीजन न्यूक्लियस पे फॉल कराएं तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम किसकी, प्रोटॉन की, कि ये प्रोटॉन किस में पेनिट्रेट कर जाए, किस में पेनिट्रेट कर जाए, ये किसके, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर जाए। आप यहाँ से देखें कि क्या गिवन है, ऑक्सीजन न्यूक्लियस गिवन है और इसके ऊपर एक हाई एनर्जी प्रोटॉन इंसिडेंट कराया गया है। तो अब यहाँ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियॉन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन इंसिडेंट कराया गया है बाहर से जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें मिनिमम कितनी एनर्जी देनी होगी इस प्रोटॉन को कि ये इस न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर जाए। तो पेनिट्रेट करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज मीन्स इस कूलम जो इनके बीच में इंटरेक्शन है इसको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि ये किस में चला जाए, इस न्यूक्लियस में पेनिट्रेट हो। मीन्स इस बैरियर को क्रॉस करना होगा। ये बैरियर क्या है, कूलम बैरियर, कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इस प्रोटॉन को कि इस कूलम बैरियर को क्या करे, क्रॉस करके ये किस में पेनिट्रेट हो जाए, न्यूक्लियस में पेनिट्रेट हो जाए, जिसमें क्या है, न्यूक्लियॉन्स में क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो हमें कितनी मिनिमम एनर्जी देनी होगी किसको, प्रोटॉन को। तो यहाँ से देखें कि कूलम बैरियर क्या होगा, कूलम बैरियर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, Q1 Q2 ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। और अब यहाँ R क्या है, R इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑक्सीजन न्यूक्लियस, और रेडियस किसकी इक्वल है, R नॉट ए रेज टू पावर 1/3। सो आर नॉट ऑक्सीजन गिवन है, सो 16 रेज टू पावर 1/3। सो हमें इतनी एनर्जी प्रोटॉन को देनी होगी कि वो इस कूलम बैरियर को क्रॉस करके किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो जाए, न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर जाए।
तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से जब आप एवेलुएट करेंगे कूलम बैरियर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 इज़ द चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन न्यूक्लियस। चार्ज कितना है 28, इनटू में क्या इंसिडेंट कराया गया है, प्रोटॉन इंसिडेंट कराया गया है, जिस पर चार्ज कितना है E, ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में R नोट। लेट R नोट की अगर हम वैल्यू कंसिडर करें 1.2 फर्मी, तो ये क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू में 16⁻⁻⁰। यहाँ से देखें कि R किसके इक्वल है, ये E की वैल्यू किसके इक्वल है 8 इंटू में E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻9 के। तो यहाँ पुट करें 9 इंटू 10⁻9 ओवर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 16⁻⁻⁰। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, या फिर हम ये कहें दिस इज़ द कूलम बैरियर। तो जब आप इसे इवेलुएट करेंगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 54.29 जूल के इक्वल आएगा। तो जूल को अगर इस एनर्जी को 54.29 जूल को अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 10⁻⁻13 के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। सो this is the energy 3.4 mega electron volt is the minimum energy required for this proton to penetrate inside nucleus। मीन्स जितना ये बैरियर होगा, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इस बैरियर को क्रॉस करके इस न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर जाए। तो यहाँ से बैरियर क्या था, दिस कूलम बैरियर इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होगी इस प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करने के लिए। सो दिस इज़ आंसर फॉर 10th न्यूमेरिकल। Next is assuming the nuclear radius r for an atomic nucleus of mass number a to be given as r is equals to r naught a raised to power 1/3, where r naught is 1.2 into 10⁻⁻15 meter. Calculate the density of nuclear matter in kilogram per meter cube and also find the number of nucleons per unit volume। तो आपको रेडियस गिवन है और क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इवेलुएट करने हैं। R इज इक्वल्स टू R नॉट ए रेज टू पावर 1/3 गिवन है, और R नॉट क्या है 1.2 फर्मी के इक्वल है। आपको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैटर निकालना है। तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस ओवर में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे उसमें A इंटू में एक न्यूक्लियॉन का मास, एक न्यूक्लियॉन का मास क्या है 66 माइनस 27। ये अगर हम प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पुट करें, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, अगर न्यूक्लियस को स्फेरिकल कंसीडर किया जाए तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ओवर में 4/3 इंटू पाई, R क्या है, R इज़ R नॉट ए रेज टू पावर 1/3 क्यूब। तो यहाँ से आप इवेलुएट करेंगे, दिस विल बी 66 इंटू 10⁻⁻27 ओवर 4/3 पाई इंटू R नॉट क्यूब इंटू A। सो A से A विल बी कैंसल आउट। सो 66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में 3, ये 3 को आप ऊपर ले जाएं, इंटू में
पाई इंटू में आर नोट क्या गिवन 1.2 इंटू 10⁻⁻15 पावर 3। तो आप इसे कैलकुलेट करें 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 ओवर 4 इंटू 3.14 इंटू में 1.2 क्यूब इंटू 10⁻⁻45। तो आप जब डेंसिटी इवेलुएट करेंगे तो ये डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 2.292 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल आएगी। आप यहाँ से एक चीज़ नोट करें कि डेंसिटी जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियस के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है और किसके इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट हमने क्या इवेलुएट करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम will be equal to density ओवर में मास ऑफ न्यूक्लियन कि पर मीटर क्यूब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट होंगे। सो डेंसिटी हमने कितनी इवेलुएट की, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.292 इंटू 10⁻17 ओवर में मास ऑफ क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। सो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या आ जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻44 न्यूक्लियन per meter cube is the number of nucleons per unit volume are present. So this is solution for 11th numerical. Next is an oxygen 16 nucleus is spherical and has a charge radius r and volume v is equal to 4/3 pi r cube. Then what will be the volume of xenon 128 nucleus assuming it to be spherical? कि आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन का रेडियस r है और उसका वॉल्यूम v के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 128 क्या होगा। अगर हम xenon का जो न्यूक्लियस है उससे भी क्या कंसीडर करें, हम क्या कंसीडर करें, स्फेरिकल कंसीडर करें। तो आप यहाँ से देखें आर किसके प्रोपोर्शनल है, ए 1/3 के प्रोपोर्शनल है। हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3 और वॉल्यूम किसके इक्वल है, स्फेरिकल अगर कंसीडर किया गया है तो आर क्यूब के इक्वल है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि आपने xenon के केस के लिए वॉल्यूम इवेलुएट करना है। अगर हम देखें रेडियस ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा, आर नोट, ए क्या है 16 रेज़ टू पावर 1/3 और रेडियस ऑफ xenon किसके इक्वल होगा, आर नोट, ए कितना है इस केस में 128, सो विल बी 128 रेज़ टू पावर 1/3। तो आप यहाँ से देखें, सो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में रेडियस ऑफ xenon इज इक्वल्स टू 16 ओवर में 16 टू पावर 1/3। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर 16 1/3 128 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑक्सीजन ओवर में रेडियस ऑफ xenon 16 ओवर 128 रेज़ टू पावर 1/3। तो आप जब ये इवेलुएट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1/8 ऑफ 1/3। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो अगर हम क्यूब लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन क्यूब ओवर में रेडियस ऑफ xenon क्यूब इज इक्वल टू 1/8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि रेडियस ऑफ xenon इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्सीजन का क्यूब। हमने क्या निकालना है,
जीनोन का वॉल्यूम एवेलुएट करना है। तो जीनोन के वॉल्यूम अगर इसे स्फेरिकल कंसिडर किया जाए तो वॉल्यूम किसको है 4/3 पाई आर क्यूब की। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 पाई जीनोन क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू में 4/3 पाई ऑक्सीजन, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन का क्यूब। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जीनोन के 8 टाइम्स दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम। So volume of xenon is 8 times the volume of oxygen atom. This is the answer for 12th numerical. Next देखिए, a nucleus with mass number 235 splits into two nuclei whose mass number are in ratio 2:1. Find the radii of new nucleus. कह रहा है कि एक न्यूक्लियस क्या दिया हुआ है, कौन सा न्यूक्लियस गिवन है, विद मास नंबर 235 और ये किस में स्प्लिट हुआ है, दिस स्प्लिट इन 2 न्यूक्लियाई। सपोज फर्स्ट न्यूक्लियाई A1 है और सेकंड न्यूक्लियाई A2 है और इनकी रेशो कितनी है 2:1 है। कि ये कितने मास नंबर में स्प्लिट हुए, मास नंबर की रेशो क्या है 2:1 है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, सो फर्स्ट का क्या कि मास नंबर किसके इक्वल होगा 2/3 इंटू में 235 और सेकंड का क्या होगा 1/3 इंटू में 235। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द न्यू न्यूक्लियस। आपको नए न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है। यहाँ से देखें A1, ये दिस इज इक्वल्स टू A1 एंड दिस इज इक्वल्स टू A2। तो रेडियाई किसकी इक्वल है, फर्स्ट की रेडियाई किसकी इक्वल हो गई R0 A1 की पावर 1/3 एंड R2 इज इक्वल टू R0 A2 रेज टू पावर 1/3। तो आप यहाँ से इवेलुएट करें कि R0 की वैल्यू क्या है 1.4 फर्मी। तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू 1.4 फर्मी इंटू में A1 क्या है 2/3 इंटू 235 रेज टू पावर 1/3। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी, आप एवेलुएट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी 5.99 फर्मी के इक्वल आ जाएगी। और अगर R2 इवेलुएट किया जाए तो R2 किसके इक्वल है 1.4 इंटू में 1/3 इंटू 235 रेज टू पावर 1/3। इसे इवेलुएट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 7.55 फर्मी के। सो जो नए न्यूक्लियाई बने हैं किसकी स्प्लिटिंग से 235 की A1 एंड A2, तो उनकी रेडियाई किसके इक्वल होंगे, R1 इक्वल होगा 5.99 फर्मी के और R2 किसके इक्वल होगा 7.55 फर्मी के। सो दिस इज आंसर फॉर 13th numerical. Now next numerical is a nucleus with mass number 235 split into two fragments whose mass number are in ratio 3:2. Find the separation between the fragments at the moment of splitting. कि आपको क्या बतानी है, सेपरेशन बिटवीन जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं 235 की स्प्लिटिंग से, उनके बीच में सेपरेशन बतानी है जब जस्ट स्प्लिटिंग हुई हो। तो आप देखें क्या गिवन है कि एक न्यूक्लियाई 235 है जो किस में स्प्लिट हुआ है, दो फर्दर न्यूक्लियाई में, कि जिनका मास नंबर की रेशो क्या गिवन है 3:2, 3:2 गिवन है। तो यहाँ से फर्स्ट का मास नंबर क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 235 और सेकंड का A1 और A2 किसके इक्वल आ जाएगा 2/5 इंटू 235। तो आपको क्या बताना है कि जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं कि क्या है A1 एंड A2, इनके बीच में सेपरेशन बतानी है कि जब जस्ट स्प्लिटिंग हुई हो। तो आप ये देखें कि ये एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किस में स्प्लिट हुआ है A1 एंड A2 में, कि जिनके मासेस की रेशो क्या है 3:2
2 है, तो जब जस्ट ये क्रिएट होंगे, जब जस्ट स्प्लिट होंगे, तो ये स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, इस तरह से। तो इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगी कि अगर हम फर्स्ट का रेडियस निकालें तो ये क्या होगी R1, और सेकंड का रेडियस निकालें तो ये क्या होगी R2। तो जस्ट जब स्प्लिटिंग होगी एट दैट मोमेंट, ये न्यूक्लियाई किस तरह से होंगे, इस तरह से। तो ये क्या है R1, और अगर हम यहाँ से देखें ये रेडियस क्या होगा R2। तो मिनिमम डिस्टेंस जो सेपरेशन एट द मोमेंट ऑफ स्प्लिटिंग क्या होगी, दिस सेपरेशन विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल। तो हम पहले क्या निकालेंगे R1 इज़ R0 a टाइम्स ऑफ 1/3, और R0 किसकी इक्वल है, R0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 1.4 फर्मी इंटू A1 की पावर, आप इसे यहाँ स्किप भी कर सकते हैं और बाद में एक ही बार पुट करें। R0 की वैल्यू 1/3 है, तो ये R0 क्या होगा 3/5 इंटू 235 की पावर 1/3, ये R1 आ जाएगा। यहाँ से R2 क्या होगा R0 2/5 इंटू 235 रेज टू पावर 1/3। तो सेपरेशन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई एट द मोमेंट ऑफ स्प्लिटिंग किसकी इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R0 3/5 इंटू 235 रेज टू पावर 1/3 प्लस में R0 2/5 इंटू 235 रेज टू पावर 1/3। तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, R0 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, फर्स्ट दिस इज़ इक्वल टू 5.205 प्लस में 4.546। यहाँ वैल्यू पुट करें कितनी 1.4 इंटू 10 टू पावर -15 इंटू में 9.751, this will be equal to 13.651 Fermi. So this is the separation between nuclei formed by splitting of nucleus 235 at the moment of splitting. So this is answer for 14th numerical.